हेलो नमस्कार साथियों, प्रबल एग्रो स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, जो कि ये पेपर का नाम है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, 2 घंटे का आपका जो है ये पेपर था और ये 50 नंबर्स के लिए थे। तो इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है और इसको हम इसमें इसके जो है आंसर्स भी देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके साथ साथ इसके हम आंसर्स भी देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि आपके जो पिछले साल के जो पेपर होता है उससे 3 या 4 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली लगभग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो जो है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो बना के लाता हूँ, तो आपको लाइक जरूर कर देना। अब जो है आपका क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान आपसे पूछा गया है, और रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरणीय संसाधन आपसे पूछे गए हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी। एक बात और याद रखिएगा कि मैं जो पेपर ये करवा रहा हूँ इसके साथ साथ मैं पिछले साल के और भी क्वेश्चन ऐड करूँगा पीडीएफ में। ठीक है, जैसे 2020 के, 2021 के, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चंस के आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जो है वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करना है और कमेंट में आप सभी को लिखना है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको जो है करवा दूंगा। तो फूड क्लेम एंड फूड वेब, ठीक है, ये पूछा गया था। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? वनों को काटना। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। और ऑर्टिकोलॉजी मतलब स्वपारिस्थितिकी। सी लेवल राइज मतलब समुद्र जल का स्तर का बढ़ना। ठीक है, जो कि अभी बहुत बड़ी हार्मफुल समस्या बनी हुई है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट सूखा पड़ने के दुष्प्रभाव। औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बोलते हैं इसको। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन प्रदूषण को कंट्रोल करने में मतलब नियंत्रण करने में जो है छात्रों की क्या भूमिका होती है। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत का क्षरण हो गया। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, व्यर्थ भूमि जो परती भूमि होती है उसको सुधारने की कोई 2 विधियाँ आपको लिखना है यहाँ पे। तो स्टेट एनी टू प्रैक्टिस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को आपको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए आपको कोई 2 कार्य बताने हैं। गिव एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स टू मॉडर्न एग्रीकल्चर ऑन एनवायरनमेंट, यानी आधुनिक कृषि के पर्यावरण पर पड़ने वाले 2 दुष्प्रभाव बताइए। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। इसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, जिसमें से कि आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जब ये पेपर बना था उसमें से, उसके हिसाब से। ठीक है, अब आपका अलग होगा, जो आपकी यूनिवर्सिटी का हो उस हिसाब से आप अटैम्प्ट करेंगे। अब आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 13 मार्क्स। 13 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और 2 प्रश्न आपको करने हैं। 26 नंबर का टोटल आपका सेक्शन बी है। तो ये आपके क्वेश्चन से देख लेंगे। एक्सप्लेन्स ये पढ़ लेंगे सभी लोग। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट इन डिटेल। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एक्सप्लेन। तो वनों के उपयोग एवं वनों से प्राप्त उत्पादों के बारे में विस्तार से सब चर्चा करनी है। वनों को काटने के कारण, वनों के कटने के कारण क्या क्या समस्याएं हो रही हैं बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन विथ कॉज एंड देयर कंट्रोल। मतलब कि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण के बारे में उनके कारण और रोकथाम सहित विस्तार से चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब अबाउट ग्रासलैंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद देयर कंपोनेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चारागाह पारितंत्र, नदी परितंत्र एवं वन परितंत्र वर्णन, उनके घटक और लक्षणों सहित लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर हम देखेंगे बाद में, देखेंगे, आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको ड्रॉ एक्सप्लेन वाटर साइकिल इन डिटेल, एक्सप्लेन अबाउट कंजर्वेशन इन वाटर इन डिटेल, मतलब जल चक्र का चित्र बनाना है। तो इस क्वेश्चन का चित्र बनाना था आपको, जल संरक्षण के बारे में विस्तार से समझाइए। तो साथियों हम आंसर पर आ चुके हैं। आपका जो सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है एनवायरनमेंटल स्टडीज़ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। तो अब जो है आपका ये सॉल्यूशन हम है। तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ मैं, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोग प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। तो आप लोगों ने वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक किया है, और जितने लोग जुड़े नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो पारिस्थितिकी विज्ञान क्या है? इकोलॉजी।
तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान जीवों और उनके, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको जो है एग्जैक्ट आंसर देता हूँ, एग्जैक्ट। इसमें आप थोड़े बहुत शब्द, यदि आपको इसको बढ़ा के लिखना है, 4 लाइन में लिखना है, तो आप इसमें अपने शब्दों को जोड़ के लिख सकते हैं। आप इतना लिखना चाहें इतना भी लिख सकते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाले परस्पर संबंधों का अध्ययन है। इसमें यह देखा जाता है कि जीव अपने परिवेश में भौतिक और जैविक घटकों के साथ कैसे संपर्क करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया है। तो इसको आप जो है 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें क्या कहने का कोशिश की जा रही है, क्या इसमें कहा गया है। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन। तो नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो डिसास्टर मैनेजमेंट जो आपका है, जो सब्जेक्ट है, वो आपका जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो नवीनीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल। ठीक है, अब अननवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं, मतलब कि जैसे सौर ऊर्जा है तो इसको तो हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं, मतलब ये जो है अनलिमिटेड सोर्स इसका अवेलेबल है अभी हमारे पास। लेकिन जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, तो इसका क्या हमारे पास अभी, मतलब ये क्या है, लिमिटेड है अभी। मतलब ये ऐसा नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम की जो है समाप्त हो जाएगा पेट्रोलियम, और हमें जो है पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। कोयला जो है सीमित संसाधन ही है, उसी के अंतर्गत है, मतलब इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये है जिससे हम रिन्यू कर सकते हैं, नवीनीकरण समझने का प्रयास करना। स्वपोषी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं भाई, पूछे गए हैं। स्वपोषी बेजीव होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं इनको, इंग्लिश में भी याद रखना। बेजीव होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। मतलब कोई भी जीव है, ये XYZ कोई भी जीव है, वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, जैसे हरे पौधे शैवाल। तो आपने शैवाल का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, जो कि धान के खेत में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम एल्गी बोलते हैं ना, वही है ना, ये एल्गी वाला है, तो वही है कि वो हरा हरा रहता है ना, वो जिसे हम काई बोलते हैं अपनी भाषा में, तो वो आपका जिसे इसी में आता है ऑटोट्रॉप्स में। तो खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल है भाई, फूड चेन एंड फूड वेब। तो क्या है? खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, दोनों का डेफिनेशन यहाँ पर दे दिया गया है, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। यह ऊर्जा के प्रभाव को एक सरल रेखीय क्रम को दर्शाती है, जैसे घास, खरगोश, लोमड़ी। ठीक है, खाद्य जाल क्या है? यह आपस में जुड़ी कई खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता को दर्शाता है। वनों की कटाई क्या है? तो जो है डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई का मतलब जंगलों को कृषि, उद्योग या शहरीकरण के लिए हटाना है। मतलब वनों की कटाई का मतलब क्या है कि जंगलों को हम हटा देते हैं। किस लिए हटाते हैं? कि जो है आपका शहरीकरण करने के लिए, या फिर जलवायु परिवर्तन, भूमि कटाव, जैव विविधता जैसी हानि होती हैं। ठीक है, इससे हो जाती हैं जब हम वनों को काट देते हैं तो। ठीक है, क्या जलवायु परिवर्तन भी हो जाता है, भूमि कटाव होने लगता है, जैव विविधता आने लगती है, जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वनों की कटाई के लिए पुनर्जीवित और टिकाऊ विकास आवश्यक है। मतलब वनों की कटाई रोकने के लिए पुनर्जीवन और टिकाऊ विकास आवश्यक है, ये बात समझ के चलिएगा। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मतलब लंबे समय तक मौसम के पैटर्न में बदलाव है। यह मुख्यतः ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियों के कारण होता है। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये इसमें क्या लिखा गया है जलवायु परिवर्तन को। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं कि अपना जो है रिवाइज करने के लिए। बाकी आप लोग जो है, एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो तो मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, लेकिन जो आपके जो लॉन्ग आंसर रहेंगे, समझ रहे हो, लॉन्ग आंसर टाइप, उसको मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको मैं आपका जो है PDF दे दूँगा। किस पे मिलेगा आपको PDF आपको मिलेगा ग्रुप पे। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वो दोनों में से एक किसी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समुद्र जल का स्तर बढ़ना, पहले तो इसे ऑटो इकोलॉजी देख लेते हैं, इसको नहीं देखा। तो स्वपारिस्थितिकी एक विशेष प्रजाति है और इसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है, और यह अध्ययन करता है एक जैसी प्रजाति कैसे भोजन, जल, प्रकाश और तापमान जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा
क्या बात ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा कि आपको जो PDF है वो कब मिलेगी। आप लोगों को बस एक काम करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो जाएँ वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएँ वीडियो पे, सभी लोग लाइक कर देना। तो आपका जो है PDF मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है ग्रुप पे आराम से देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। समुद्र जल स्तर का बढ़ना, सी लेवल राइज। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि ग्लेशियरों के पिघलने और महासागरों में तापमान बढ़ने के कारण होती है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़, कटाव और विस्थापन का कारण बनती है। अब तटीय क्षेत्र भी होते हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। सूखा पड़ने के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। तो क्या हो सकते हैं दुष्प्रभाव सूखा पड़ने के? तो फसल उत्पादन कम हो जाती है, गिरावट हो जाती है, पानी की कमी और भूजल स्तर में गिरावट हो जाती है, मवेशियों और वन्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो कितने इफेक्ट जो है सूखा पड़ने के, कितने खतरनाक इफेक्ट हैं कि जब फसल उत्पादन कम हो जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी और जो है लोगों को खाना नहीं मिल पाएगा, पानी की कमी और भूजल का संकट हो जाता है, मवेशियों की जो है वन्य जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो औद्योगिक प्रदूषण आपसे पूछा गया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो औद्योगिक प्रदूषण के कारण जल, वायु, भूमि दूषित हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण संतुलन, बीमारियां, जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रदूषण को कम करने में छात्रों की भूमिका आपको लिखना है। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन कंट्रोलिंग पोल्यूशन। तो छात्रों को पौधे लगाने और हरियाली बढ़ाने में भाग लेना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखें। तो ये क्या है, ये छात्र अपना योगदान दे सकते हैं इस प्रकार से। ओजोन परत क्षरण। तो ओजोन परत तो आपने नाम सुना ही होगा, ओजोन लेयर जो है पढ़ा होगा आपने, जो हमारे जो है पृथ्वी के ऊपर एक परत पाई जाती है, उसको हम ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कारण यह परत कमज़ोर हो रही है, जिसमें त्वचा कैंसर और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं। तो ये क्या है कि ओजोन परत जो है इसका क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण हो रहा है, और यह जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण परत को कमज़ोर कर रही हैं, और जिससे क्या त्वचा कैंसर जैसी समस्याएँ हो रही हैं। तो आप ओजोन जो है आपकी लेयर है उसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है व्यर्थ भूमि को सुधारने की 2 विधियां हैं। 2 मेथड्स टू इम्प्रूव वेस्ट लैंड्स। तो वृक्षारोपण और घास उगाकर हरियाली को बढ़ाना। ठीक है, पहला है आपका वृक्षारोपण और घास उगाकर हरियाली को बढ़ाना। दूसरा है मृदा संरक्षण तकनीकों जैसे टेरेस फार्मिंग और जैव उर्वरकों का उपयोग करना। तो ये क्या है, व्यर्थ भूमियों को सुधारने के जो है 2 हैं। आप चाहें तो आप और भी याद कर सकते हैं, और भी कई हैं सुधारने के लिए। आप जो है आप ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बनिक खादों का हम प्रयोग कर सकते हैं, उचित कृषि क्रियाओं को हम अपना सकते हैं, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं ऐसे। तो 14वां आपका क्वेश्चन है 14th कि पर्यावरण को बचाने के लिए 2 कार्य आपको लिखने थे। इसमें 2 कार्य पूछे गए थे, तो यहाँ पर 2 ही मैंने लिखे हैं। आप और भी ज़्यादा लिख सकते हैं पर्यावरण को बचाने के, तो आप मतलब लिख ही सकते हैं क्या क्या हो सकता है। ऊर्जा बचाने के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। तो आप ऐसे और भी लिख सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कि गंदगी कम फैलाएं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, मतलब जो है जो केमिकल पेस्टिसाइड है उनको कम उपयोग करें खेती बाड़ी में। तो जो जिनसे प्रदूषण फैलता है उसको ही हम जो है पर्यावरण को बचाने के कार्य हो सकते हैं। आधुनिक कृषि के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव बताइए। देखिए आ गया कृषि का, तो ये सब जो है आपका है। तो 2 हार्मफुल इफेक्ट्स टू मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर का आपका 2 हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, तो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से मृदा और जल का प्रदूषण। ठीक है, तो भूजल को अत्यधिक दोहन जिससे जल स्तर में गिरावट हो जाती है। भूजल का क्या अत्यधिक दोहन हो जाता है, जिससे क्या होता है जल स्तर में गिरावट आ जाती है। तो साथियों आज के जी हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको, आप किस यूनिवर्सिटी से हो, किस कॉलेज से हो, किस शहर से हो, आप अपनी जानकारी ज़रूर दिया कीजिए, जिससे कि हम जो है आपको जो है हमें पता चले कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, हमें पता चले कि कहाँ से लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, तो ये सब हमें पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो आपके प्रिय मित्र होते हैं ना उनके साथ शेयर भी कर देना। बस वीडियो यहीं तक आपका जो है पूरा हो चुका है वीडियो, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। धन्यवाद।